वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है वो देखते हैं। तो जितने भी हम देखते हैं जीन पाए जा रहे हैं उसका कितना फ्रीक्वेंसी है, कितना अकरेंस है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कब प्रपोज किया गया था? इन ईयर 1908 और ये हमें दिया था किसने? G.H. हार्डी ने एंड W. वेनबर्ग ने। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया? इसमें क्या बोला गया कि जितने भी हमारा जीन पूल है इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, पूरा जो जीन पूल है जिसके अंदर हम देखें बहुत सारे जीन्स एलील्स पाए जा रहे हैं वो पूरा जो होता है एक पूल इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी पॉपुलेशन है एज पर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या इसको हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इसमें ये बोला जाता है कि पॉपुलेशन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। अगर पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसका इक्विलिब्रियम में कुछ भी डिस्टर्बेंस आया तो क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है कब आया था? 1908 में। और इसमें क्या बोला था कि जो जीन पूल है इट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर कुछ भी हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम में गड़बड़ी हुई है, कुछ भी चेंज हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इवोल्यूशन हो गया है। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जीन पूल कांस्टेंट रहता है तो हमने क्या किया, जो सम टोटल है सारी अलीलिक फ्रीक्वेंसी का उसको हम बोलते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ लिख लेती हूँ सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है क्या है यहाँ पे जीन पूल जो हमारा कांस्टेंट है इसलिए वो हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो हमारा डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट अलील को मैंने डिनोट कर लिया स्मॉल p से। ठीक है, जो हमारे पास रिसेसिव अलील है उसको मैं कैसे डिनोट कर रही हूँ? स्मॉल q से। अब हम देखते हैं, इतना क्लियर है आप लोगों को? और मैंने आपको क्या बताया, सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ p प्लस q इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दो अलील हैं और इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 1। ठीक है, यहाँ पर हमने निकाला अलील के बारे में। अब हमें पता होना चाहिए जीन के बारे में। तो जब कैपिटल A मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? P इंटू पी दैट इज p²। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमारे पास स्मॉल a मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q इंटू क्यू विच इज इक्वल टू q²। क्लियर? अब आती है बारी हमारी कैपिटल A स्मॉल a, जो क्या है हमारे हेट्रोजाइगोट्स हैं। तो जो हेट्रोजाइगोट्स हैं या जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है इसको हम कैसे बोलेंगे? अब आप ये देख के बोलोगे मैम इसका P और इसका Q, तो ये हो जाएगा PQ। और यहाँ पर आपने कर दी गलती। हम देख रहे हैं कि जो हेट्रोजाइगोट्स हैं इसका अकरेंस कितनी बार हो रहा है। ठीक है, तो अब ये मैं समझाती हूँ पुनेट स्क्वायर बना के। ये हमारे पास दो अलील हैं, ये क्या हो जाएगा देखते हैं, p² PQ एंड Q²। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस का अकरेंस कितनी बार है? एक बार होमोजाइगस डोमिनेंट, एक बार होमोजाइगस रिसेसिव, और हेट्रोजाइगस कितनी बार है? 2 बार। तो इसी वजह से हम कैपिटल A स्मॉल a को क्या लिखेंगे? 2PQ। ठीक है, यहाँ से हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह भी एक्सप्लेन किया गया था, और वो क्या चीज़ थी? वो था हमारा p² प्लस 2PQ प्लस Q² इज इक्वल टू 1। बचपन में कभी हम पढ़ते थे a प्लस b होल स्क्वायर, तब ये पढ़ते थे, समझो उतने लेवल के क्वेश्चन आने हैं हमारे जूलॉजी में। ठीक है, इतना इजी है ये वाली चीज़ समझो। फिर हम देखते हैं और क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को। तो बच्चों अगर हम देखें हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है तो कम से कम 2 क्राइटेरिया हमारे पास होने चाहिए। वो क्या है देखते हैं।
So for Hardy-Weinberg equilibrium to maintain, there should be, तो वो क्या दो पॉइंट है देखते हैं. फर्स्ट, लार्ज पॉपुलेशन साइज, और सेकेंड हम क्या देखेंगे यहाँ पर, रैंडम मेटिंग. अब रैंडम मेटिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर रैंडम मेटिंग नहीं होगी ना तो एक बार को आके क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए ये दो जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, ये तो होने ही चाहिए अगर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम हो रहा है. तो यहाँ तक हमने देख लिया इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए. अब हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ या दूसरे टर्म में बोलूँ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या क्या फैक्टर हैं जो इवोल्यूशन कॉज करा रहे हैं. ठीक है, तो वो देखते हैं. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग देखते हैं भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. यहाँ जो मैं फैक्टर्स लिखने वाली हूँ ये बहुत सारे फैक्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आप देखेंगे ऊपर एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको इन सब के बारे में पता चल जाएगा. तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास जीन माइग्रेशन. ठीक है, पहली चीज़ होगी जीन माइग्रेशन, जिसमें हमने क्या देखा था कि एक सेट ऑफ पॉपुलेशन है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चला जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों जगह का जीन पूल क्या हो रहा है, हमारा अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, सेकेंड हमने क्या देखा यहाँ पर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मियोसिस हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं, एक नया रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये चीज़ हो गया. थर्ड हम देखते हैं म्यूटेशन. अब बच्चों ये म्यूटेशन क्या चीज़ होती है, म्यूटेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट में कि म्यूटेशंस कैसी होती हैं, हमारी प्री अडाप्टिव होती हैं. ठीक है, और ये सडन होती हैं, ये लार्ज होती हैं और डायरेक्शनलेस होती हैं. ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए. फिर हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट. थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इसको इन डिटेल पढ़ेंगे. और लास्ट हमारे पास जो आता है वो है नेचुरल सिलेक्शन. अब ये नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको भी हम पढ़ेंगे अब इन डिटेल. ठीक है बच्चों, तो ये एक एक करके, ऑल्दो ये तीन फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, ये और ये फैक्टर जो है अब इसको हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो तीन फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ फैक्टर, जिसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको इंट्रो दिया था कि सडन चेंज आता है, हम देखते हैं अलील्स में, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि बहुत सारे लॉस हो जाते हैं पर्टिकुलर अलील्स के. ठीक है, तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, सडन चेंज आ रहा है अलील्स में इन अ स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन. ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि स्मॉल में हो रहा है. और यहीं पे एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताया था कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ज़रूरी नहीं है हमेशा स्मॉल में हो रहा है, बड़े में भी हो रहा होता है, बट उसमें इतना क्लियरली पता नहीं चलता है. छोटे में, अगर छोटे एरिया में अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है तो बहुत ईजिली विजिबल होता है. ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि ये मेनली ऑपरेट करता है कहाँ पर, जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है. इसी को हम सेवॉल्ड-राइट इफेक्ट भी बोलते हैं. और जैसे मैंने बोला ये क्या है, एक चांस इवेंट है जिसमें लॉस भी हो सकता है अलील्स का. यहीं पे हमारा डिफरेंस आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन से. नेचुरल सिलेक्शन में क्या देखा था कि जो वेरिएंट है, कोई भी वेरिएंट ऐसे नहीं कि कम्प्लीटली उसका लॉस हो रहा है, कम हो जा रहे हैं बट लॉस नहीं हो रहा. बट यहाँ पर हम देखेंगे कि उसका लॉस मतलब कम्प्लीटली वो अलील ख़त्म हो सकता है. ठीक है, अब ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसके दो रैमिफिकेशन है, एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग. पहला है हमारे पास फाउंडर इफेक्ट और दूसरा है हमारे पास बॉटलनेक इफेक्ट. तो सबसे पहले हम देखते हैं फाउंडर इफेक्ट में क्या चीज़ होता है. नाम से कुछ समझ में आ रहा है फाउंडर इफेक्ट. तो पहला है हमारे पास फाउंडर इफेक्ट. सो फाउंडर इफेक्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं
कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन inhabits an isolated area। तो फाउंडर इफेक्ट में बच्चों हमने क्या देखा कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का वो किसी और आइसोलेटेड एरिया पे चला जा रहा है। अब देखो इसमें क्या हुआ होगा। मान लेते हैं इस टाइम पे ओरिजिनली हमने देखा क्या है हमारे पास पॉपुलेशन, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास अभी पॉपुलेशन पाई जा रही है। ठीक है, ये वाली जो हमारी जो इनिशियल जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, ओरिजिनल कह लो या इनिशियल कह लो, अब ये चले गए किसी और एरिया में। यहाँ पे सारे तो नहीं गए ना, कुछ जाएंगे। अब वो कुछ कौन गए देखते हैं। मान लेते हैं ये चले गए। ठीक है, तो ये जो थे हमारे ये फाउंडर पॉपुलेशन थी। अब इसी से नए हमारे बनेंगे, ये हमारा फाउंडर पॉपुलेशन थी। अब यही आपस में जब मीटिंग कर रहे हैं तो फाइनली जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी या नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कैसी होगी देखते हैं। कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, कितनी कम थी ना पॉपुलेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं हेटेरोजाइगस की, यहाँ पे कितनी ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो कैसे हो गए, जो नेक्स्ट वाला है हमारा उसमें क्या देखो कम हो गए। और एक नया हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, अलील आ गया, जो क्या हमारा जीन आ गया, जो हम कह रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि न्यू पॉपुलेशन with mutant allele A। ठीक है, यहाँ पे एक नई पॉपुलेशन आ गई ना, ये चीज़ है हमारा फाउंडर इफेक्ट में। तो एक बारी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या चीज़ है हमारा फाउंडर इफेक्ट में। मैंने क्या बोला, एक जो बहुत बड़ी सी पॉपुलेशन है उसमें से कुछ लोग उठे और एक ऐसा एरिया में चले गए जहाँ पे कोई नहीं रहता था। वहाँ पर इन लोगों के बीच में मीटिंग हुई, सारे नहीं गए ना, देखो कुछ गए हैं। यहाँ पर इन लोगों के बीच में मीटिंग हुई, होते 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 बहुत टाइम बाद हमने क्या देखा, नॉट जस्ट नेक्स्ट जनरेशन में, बहुत टाइम बाद जाके हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो नई पॉपुलेशन आई, जो ओरिजिनली इतने सारे थे, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर भी इतने सारे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कम हो गए हैं, पर यहाँ पे हेटेरोजाइगस वाले ज़्यादा आ गए हैं। और एक नया हम देखेंगे अलील का एडिशन हो गया यहाँ पे, हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो गए, होमोजाइगस रिसेसिव वाले भी आ गए। ठीक है, तो एक नई पॉपुलेशन हमें यहाँ पे पता चली, ये था हमारा फाउंडर्स इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी सेकेंड रैमिफिकेशन है जेनेटिक ड्रिफ्ट की, उसको हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। अब बॉटल नेक इफेक्ट ऐसा क्या समझ में आ रहा है, नेक कैसी होती है, पतली सी होती है ना, बस यहाँ पर भी यही चीज़ हुआ है। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, जो मोस्ट ऑफ हम देखें अलील जो है ना उसका लॉस हो चुका है, बहुत कम है जो बचे हैं। अब नेक जो है उसमें कम आएगा पानी, और जो नीचे पूरी बॉडी है उसमें ज़्यादा आएगा ना, इस हिसाब से इसको कंपेयर करके बनाया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन इज किल्ड, या वो मर जाते हैं किसी भी तरीके से, और बहुत कम होते हैं जो उसमें सर्वाइव करते हैं। अगर ये जो हैं ये आपस में अच्छे से मीटिंग नहीं कर पा रहे, या सारे रिसेसिव वाले ट्रेट हैं वही रह गए हैं, जो मेन जो हमारा ओरिजिनल जो अलील था वो नहीं बच पाया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आगे इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इस वजह से इनका एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। जैसा हम देख रहे हैं कहाँ पर हो रहा है, चीता पॉपुलेशन में हो रहा है इन अफ्रीका। तो जैसे मैंने आपको बताया बॉटल नेक इफेक्ट, यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली चीज़, ये बॉटल है, इसके अंदर बहुत सारे हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने जीन पेयर बना रखे हैं। अब बॉटल की नेक्स्ट हम डिटर्मिन नहीं कर सकते ना कि कौन सा वाला यहाँ पे आएगा नीचे गिरेगा। मैंने यहाँ पे दो कंडीशन दिखाई है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। देखो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा, जब बॉटल से ये जैसे पर्ल टाइप के हैं, कुछ रेड हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लैक है, इसको हम डिफरेंट पेयर मान लेते हैं जीन के। जब मैंने बॉटल से ऐसे पर्ल ऐसे गिराए
तो हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे पास कैसे आ गए, ग्रीन आ गए, कुछ हमारे पास आ गए रेड, और एक आ गया हमारे पास ब्लैक। ओरिजिनल में देखो कितने सारे थे ब्लैक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्लैक कम हो गया ना। तो यही वाली चीज़ तो हुई कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन इज किल्ड, बहुत कम होती है जो सर्वाइव कर जाती है। एक कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ कि जो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन का जो लीव था, जो ब्लैक वाला जो हमारे पास पर्ल था वो यहाँ पे बचा ही नहीं है, जो ओरिजिनल था वो एकदम खत्म हो गया है। ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखा ओरिजिनल वाला है ही नहीं, सारे नए वाले आ गए हैं, तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं फिक्सेशन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये वाली चीज़ जो है जस्ट ऑपोजिट है हमारा नेचुरल सिलेक्शन से। नेचुरल सिलेक्शन में हमने क्या देखा था, कोई भी वेरिएंट जो होता है इज नॉट कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, हाउएवर दिस कैन अकर इन जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये था फिक्सेशन, जब ओरिजिनल अलील है वही हम देखेंगे पॉपुलेशन से हट चुका है। तो देखो इसका जो वो है मोडस ऑपरेंडाई है वो क्या है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, लॉस हो गया अलील का। जब अलील जाने लग गए तो क्या होगा, वेरिएशन कम होने लग गई ना, वेरिएशन कम होने लग गई। और हमने क्या पढ़ा था, जिसमें वेरिएशन वही वाला तो जो हमारा इंडिविजुअल होता है कैसा होता है, फिट होता है ना। तो अब वेरिएशन नहीं है तो पॉपुलेशन कैसी होगी, वीक होने लग जाएगी। और अगर वीक होने लग जाएगी पॉपुलेशन तो इट बिकम्स और इट गोज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो मान लेते हैं कोई ऐसा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, अब यहाँ पे इतने सारे रिसेसिव ट्रेट आ गए, तो जो यूजुअली यहाँ पर हम देख रहे थे नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे इतने सारे रिसेसिव हैं, ये आपस में ही जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो वाली जो डिजीजेज हैं वो एक्सप्रेस होके आ जाए, जिससे वो जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगा टू न्यूमरस डिजीजेस, ठीक है बच्चों। तो ये वाली चीज़ थी हमारा बॉटलनेक इफेक्ट में। बॉटलनेक इफेक्ट हमने कहाँ देखा, चीता पॉपुलेशन में हो रहा है इन अफ्रीका। और अगर हम बात करें फाउंडर इफेक्ट की, तो फाउंडर इफेक्ट में हम देखते हैं गैलापागोस आइलैंड पे जो हुआ था, ठीक है। तो ये था सारा हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है उसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। तो बच्चों बढ़ते हैं लास्ट फैक्टर की तरफ जो हमारा अफेक्ट करता है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो उसमें हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन आ रहा है। नेचुरल सिलेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, डार्विन ने बताया था इसके बारे में कि जिसके पास वेरिएशन है वो ही सर्वाइव कर पाएगा, वो उसी ने स्ट्रगल किया सबसे ज़्यादा और एग्जिस्ट करके वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए 3 ग्राफ होते हैं और उस हिसाब से हम देखते हैं पॉपुलेशन 3 टाइप की है। सबसे पहली जो हमारी टाइप है पॉपुलेशन उसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग भी बोल सकते हैं, उसको बैलेंसिंग पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। उसमें हम देखते हैं ग्राफ कैसा है, ऐसा कुछ बेल शेप का है। अब देखो इस ग्राफ में क्या चीज़ हुआ है, एक चीज़ है रखना बच्चों, ये सारे ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है हमारा स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन का, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, क्यों, क्योंकि जो इस टाइम पे एनवायरनमेंट है वो कैसा है, एकदम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, जो मीन कैरेक्टर है उसको चूज़ करते हैं, ना कि जो पेरिफेरी में पाए जा रहे हैं पेरिफेरल कैरेक्टर को चूज़ नहीं करते। या ऐसे देख सकते हैं हम लोग जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है, उसको चूज़ ना करके ये चूज़ कर रहे हैं हेट्रोजाइगस को, ठीक है। अब इस वजह से हम देखेंगे जो पीक है वो कहाँ पर आई है, सेंटर में आई है। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे किसका है, सिकल सेल अनीमिया की बात करते हैं। तो सिकल सेल अनीमिया जो होता है जिनको हम देखते हैं उसमें आरबीसी का शेप कैसा होता है, सिकल शेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जिसको सिकल सेल अनीमिया है वो जो बंदा है उसको कभी मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट वहाँ पे थ्राइव ही नहीं कर पाएगा, इसको मलेरिया नहीं होगा, लेकिन इसकी डेथ हो सकती है ना भाई, सिकल सेल अनीमिया से डीऑक्सीजनेशन हुआ उससे डेथ हो सकती है। तो ये रिस्क पे है, इस वजह से इसकी पॉपुलेशन क्या हो रखी है, कम हो रखी है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है जिसके पास नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है, इसको सिकल सेल अनीमिया नहीं है। अब इस केस में भी हम देखेंगे क्या है, इसको ये सिकल सेल अनीमिया से नहीं मरेगा, बट एक्सट्रीम केसेस में जब मलेरिया हो जाता है तब तो डेथ हो जाती है, तो इस इंडिविजुअल को मलेरिया हो सकता है और उस वजह से डेथ भी हो सकती है। इस वजह से इसका अमाउंट भी ज़्यादा है, इसका अमाउंट भी कम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा हेट्रोजाइगोस है, इसमें हमने क्या देखा कि इसके पास दोनों हैं ट्रेट। अब देखो कुछ इसके जो आरबीसीज होंगे वो सिकल शेप्ड होंगे, ठीक है, और कुछ जो होंगे इसके नॉर्मल होंगे, तो इसलिए ना इसको मलेरिया हो रहा है ना ही प्रॉपरली इसको सिकल सेल अनीमिया हो रहा है।
इस वजह से हम देखेंगे इसकी जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ आता है हमारा स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन में, और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं बैलेंसिंग पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देती हूँ बच्चों मैं यहाँ पर। देखो, हम यहाँ पे बेबीज़ के वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, उसके हिसाब से देखते हैं। तो जो बेबीज़ के वेट के अकॉर्डिंग देखें, अगर कोई बेबी है जिसका वेट लेस देन 2 kg है तो उसके सर्वाइवल रेट क्या होंगे? कम होंगे। जो मोर देन 4-5 kg है उसके सर्वाइवल रेट भी क्या होंगे? कम होंगे। जो 3 से 4 के बीच में है, जो मिड में है, उसके सर्वाइवल रेट सबसे ज़्यादा होंगे। तो उसमें भी किसको चूज़ किया? मीन वाले को चूज़ किया। ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स किसके? स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन के। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ आता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल पॉपुलेशन। अब डायरेक्शनल नाम से समझ में आ रहा है कि एक डायरेक्शन में जा रहा है। और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? किसी भी एक पेरिफेरल ट्रेट को वो चूज़ कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। वन पेरिफेरल कैरेक्टर इज चूजन, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। ऐसा कब हो रहा है? जब हम देखेंगे कि चेंज हो रहा है इन एनवायरनमेंट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने क्या देखा था? जो बिस्टन बिटल एरिया थे उनका अमाउंट ज़्यादा था, कार्बन एरिया का कम था। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने क्या देखा कि बिस्टन बिटल एरिया का जो अमाउंट था वो कम हो गया और बिस्टन कार्बन एरिया का अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो पीक जो है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, सेंटर में नहीं है ना, एक कैरेक्टर को चूज़ कर रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्शनल जो पॉपुलेशन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा किसका? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। 2 साल पहले नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, पिछले साल का मैं इसमें बता चुकी हूँ। जो नीट में जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे, वो एनिमल हस्बेंड्री और ये ग्राफ दोनों को मिला के एक क्वेश्चन कर दिया था। तो देखो इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था, एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं है, बट अगर हमने ये देखा कोई जो काऊ है उसको हमने इस तरीके से ब्रीड किया कि उसका मिल्क का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इन तीनों में से कौन से को इंडिकेट कर रहा है? अब देखो काऊ, बुल, ये जितने भी लोग हैं हम देखते हैं इसकी 2 प्रॉपर्टी देखते हैं। या तो जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा खासा बोझ जो है वो ढो सकें, जो काऊ है वो मिल्क प्रोवाइड करे। इसमें हम देखते हैं 3 हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। एक होता है जनरल यूटिलिटी, एक होता है मिल्क और एक होता है ड्रॉट। मिल्क वाली जो होती है इसमें फीमेल मेनली मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। ड्रॉट वाले में जो मेल हैं वो सारे क्या करते हैं? सारा बोझा ढोते हैं। और जनरल यूटिलिटी में फीमेल जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है और जो मेल है वो बोझ ढो रहा है, लेकिन इन दोनों से अच्छी इसकी क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा कि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, तो किसी एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना, मिल्क पे कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका आंसर क्या था? डायरेक्शनल। अब यही अगर बोलते हैं जनरल यूटिलिटी वाला, अगर मतलब वो मिल्क भी प्रोड्यूस कर रही है फीमेल और जो मेल है वो बोझ भी ढो रहे हैं, तो वो कौन सा वाला इन तीनों में से ग्राफ होता है? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में। चलो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट जो ग्राफ है उसकी तरफ, जिसको हम कहते हैं डिसरप्टिव। अब इसमें तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? 2 पीक उठ के आ गई हैं, एक ये रही एक ये रही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2 पेरिफेरल कैरेक्टर को चूज कर लिया है ओवर मीन कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो इवोल्यूशन में इससे क्या फर्क पड़ेगा? 2 अलग स्पीशीज जो हैं उसका एवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा? फ्लक्चुएटिंग। तो हम देख सकते हैं एनवायरनमेंट कैसा है? फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक बटरफ्लाई होती है जिसका नाम है पैपिलियोडार्डिनस। इसके साथ क्या होता है, अगर इसको अपने आप को प्रीडेटर से बचाना है, इसमें कुछ ऐसी होती हैं जो कर लेती है बेट्स एंड मिमिक्री। बेट्स एंड मिमिक्री में क्या होता है कि ये प्रीडेटर के लिए बहुत टेस्टफुल होती हैं। ये अपने अंदर कुछ ऐसा मिमिक चेंज ले आती हैं जिसकी वजह से ये डिसटेस्टफुल लगती हैं टू प्रीडेटर। तो बाहर से अपीयरेंस ऐसा कर लेती है डिसटेस्टफुल स्पीशी की तरह लगे, तो बेट्स एंड मिमिक्री करके उन्होंने ये कर लिया। अब अगर डिसटेस्टफुल लग रहा है दूर से ही प्रीडेटर को, नहीं इसका तो टेस्ट अच्छा नहीं है, वो नहीं खाएगा, तो इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। कुछ ऐसी होती हैं जो रिजेंबल करने लग जाती है मेल को, तो उसको भी प्रीडेटर नहीं खाता, जिस वजह से उसका अमाउंट ज़्यादा है। पर कुछ बटरफ्लाई ऐसी हैं जो अपने स्वाभिमान में रह गई, ना उन्होंने मिमिक किया ना ही वो मेल की तरह बनी, इस चक्कर में क्या हुआ? उनका अमाउंट कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जिन्होंने अपने अंदर कुछ चेंज लाया वो सर्वाइव कर गए, जो नहीं लाए वो सर्वाइव, उनका अमाउंट बहुत कम हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक थे ये सारे तीनों ग्राफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमने पढ़ लिए सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को
तो अब मुझे इजाज़त दो और जल्दी से हम देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो बच्चों जल्दी से देखते हैं अपने क्वेश्चन। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कैन नॉट ऑपरेट इफ, तो इसमें से आपको बताना है कौन सी वाली कंडीशन में हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। और सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, इन सब में से आपको बताना है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आंसर आप मुझे कमेंट में देना। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जल्दी से लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।